अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। मेरा नाम है साइकोलॉजिस्ट बिया और हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज का नाम है साइकोलॉजी स्टार। आज हम लोग जो है एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर्स की, जिसमें हम DSM-5 के बारे में पढ़ने वाले हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसके लेक्चर्स पोस्ट किए जाएंगे, जिसमें पूरा DSM-5 के तमाम डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया जाएगा, उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ और बाकी तमाम चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। आज की जो टॉपिक है वो हम लोग जो है DSM-5 को, इसके अलावा DSM को हिस्टोरिकल वे में देखेंगे कि ये कैसे जो है वो बना था और किस सन में बना था, किन किन चीज़ों के बाद बना था और इसके अंदर DSM-4 और DSM-5 के अंदर क्या क्या चेंजेस आई थी। इन सारी चीज़ों को हम लोग तफसीलन पढ़ने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहूँगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि तमाम लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पर ही पोस्ट किए जाएंगे और जब भी कोई न्यू लेक्चर पोस्ट होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को मस्ट प्रेस कीजिएगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? क्लासिफिकेशन सिस्टम डिफरेंट डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें डिफरेंट डिसऑर्डर्स के डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ और उनको दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ किस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है, ये सब कुछ बताया जाता है। इसकी मदद से साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट अपने पेशेंट्स को अप्रोप्रिएटली उनके सिम्टम्स और टेस्टिंग के रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग डायग्नोज करते हैं और गलत डायग्नोसिस से बच जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम साइकेट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 ICD बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2 DSM बाय APA। नंबर 3 CCMD चाइनीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। नंबर 4 लैटिन अमेरिकन गाइड फॉर साइकेट्रिक डायग्नोसिस। NDOC the research domain criteria by NIMH. Acceptance of various classification systems. ICD-10 एक ऑफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि यूरोप और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4th एडिशन टेक्स्ट रिवीजन के अंदर पाई जाने वाली तमाम कैटेगरीज ICD-10 के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ICD-10 के अंदर पाई जाने वाली तमाम कैटेगरीज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4th एडिशन टेक्स्ट रिवीजन के अंदर पाई नहीं जाती। अब हम DSM के तमाम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स कब पब्लिश हुए और किसने पब्लिश किए, इसके बारे में जान लेते हैं। 1952 में APA ने DSM को पब्लिश किया था। DSM-2 1968 में, जबकि DSM-3 1980 में, DSM-3 रिवीजन 1987 में, DSM-4 1994 में, DSM-4 टेक्स्ट रिवीजन 2000 में पब्लिश किया गया। DSM-5 की रिसर्च 1999 में शुरू हुई और DSM-5 2013 की मई में रिलीज़ किया गया। Development of DSM-5. DSM-5 stands for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5th edition. 1999 में जो है DSM का काम स्टार्ट हुआ था। 2006 में इसके लिए टास्क फोर्स जो है वो हायर कर ली गई थी। वर्क ग्रुप जो थे उन्होंने डायमेंशनल मेजर्स को माइंड में रखते हुए DSM-5 को बनाया था, यानी सिवेरिटी स्केल्स और क्रॉस कटिंग अक्रॉस डिसऑर्डर्स, कल्चर, जेंडर इश्यूज़ को माइंड में रखा था। इसके अलावा फील्ड ट्रायल्स की गई थी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। DSM-5 के क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए 2246 पेशेंट्स का इंटरव्यू किया गया था। ये इंटरव्यू 279 क्लिनिशियंस ने किया था। इसके बाद साइंटिफिक रिव्यूज़ लिखे गए थे, जिसके अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो है वो मेंबर्स इन्वॉल्व थे। इसको बनाने का एम ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना था। इसके अलावा 3 इंटरनेट पोस्टिंग की गई थी, जिसमें जो है वो जो भी चेंजेस लेके आई गई थी उसके बारे में रिव्यू लिया गया था। एक साइंटिफिक रिव्यू कमेटी बिठाई गई थी जो कि एविडेंस इकट्ठे कर रही थी कि जो ये अब रिवीजन तैयार की गई है ये वैलिड है या नहीं है। फाइनली तमाम चीज़ों के बाद APA ने जो है नवंबर 2012 में, जबकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने दिसंबर 2012 में DSM-5 को अप्रूव कर दिया था।
ओवरव्यू ऑफ चेंजेस इन DSM-5, यानी DSM-4 के बजाय अब DSM-5 में कौन कौन सी चेंजेस आई थी। सबसे पहले तो कुछ न्यू कैटेगरीज़ ऐड कर दी गई थी DSM-5 के अंदर। इसके अलावा कुछ पुरानी कैटेगरीज़ को मज़ीद ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था और कुछ कैटेगरीज़ को ख़त्म कर दिया गया था। इसके अलावा 5 एक्सेस का जो सिस्टम यूज़ किया जाता था DSM-4 के अंदर, उस चीज़ को भी इसके अंदर ख़त्म कर दिया गया था। मैं इन तमाम डिसऑर्डर्स को आगे जाके हाईलाइट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इस वजह से मैं इनको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस सिर्फ मैंने स्लाइड्स ऐड कर दी हैं ताकि आप लोग अगर स्लाइड्स देखना चाहते हो इनकी तो आप यहाँ से देख सकते हो। मैंने आगे इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब हम DSM-5 के बारे में तफसील से जान लेते हैं। DSM-5 के अंदर 3 सेक्शंस बनाए गए हैं। सेक्शन नंबर 1 DSM-5 के बेसिक्स के ऊपर है, सेक्शन नंबर 2 डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ और उनके कोड्स के ऊपर है, और सेक्शन नंबर 3 इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स, इन चीज़ों के ऊपर बनाया गया। टॉपिक्स इंक्लूडेड इन सेक्शन नंबर 1: ओरिएंटेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट ऑफ DSM-5, हाउ टू यूज़ इट, DSM-5 has removed toward non-Excel systems to diagnosis। ये तमाम चीज़ें मैंने अभी पीछे डिस्कस कर दी हुई हैं आप लोगों के साथ, लेकिन इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने मेंशन की हुई हैं। अगर आप इन्हें तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन के अंदर इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेक्शन नंबर 2 में डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है, उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज़ के बारे में बताया गया है, इसके अलावा उनके कोड्स बताए गए हैं। ये कोड्स जो हैं हम लोग जब उनको डायग्नोज करते हैं उस वक्त हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें इन कोडिंग को भी याद करना पड़ता है। DSM-5 के सेक्शन नंबर 3 के अंदर इमर्जिंग मेजर्स एंड मॉडल्स, असेसमेंट मेजर्स, कल्चरल फॉर्मुलेशंस, ऑल्टरनेटिव DSM-5 मॉडल फॉर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड क्राइटेरिया सेट्स फॉर कंडीशन फॉर फर्दर स्टडीज़ एक्सप्लेन किए गए हैं। DSM-4 के अंदर एक प्रॉब्लम आती थी, जो पर्सन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया पर फुलफ़िल उतरता था उसके साथ एक नया पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी एसोसिएट करता था। तो इसके ऑल्टरनेटिव एक नया मॉडल दिया गया जिसके अंदर एंटी सोशल, अवॉइडेंट, बॉर्डरलाइन, नार्किसिस्टिक, ऑब्सेसिव कंपल्सिव, शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया। क्लाइंट को ट्रेड स्पेसिफिक सिर्फ उस वक्त डायग्नोज किया जाता है जिस वक्त पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स आ रहे हों लेकिन फुल क्राइटेरिया मीट ना कर रहा हो। अब हम लोग चंद DSM-5 के अंदर आने वाली चेंजेस की हाईलाइट के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो मेंटल रिटार्डेशन, जो DSM-4 में लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता था, इसको ख़त्म करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई। DSM-5 में असेसमेंट के दौरान 2 चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज किया गया। नंबर 1 कॉग्निटिव कैपेसिटी, नंबर 2 एडेप्टिव फंक्शनिंग। इसके अलावा डिसऑर्डर की सिवियरिटी IQ स्कोर्स की बजाय एडेप्टिव फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी जितनी ज़्यादा एडेप्टिव फंक्शनिंग में इंसान के अंदर इम्पेयरमेंट होगी उसका जो सिवियरिटी लेवल है उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। इसके अंदर 4 सिवियरिटी लेवल्स बताए गए हैं: माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड प्रोफाउंड। आगे जाके इंशाल्लाह ताला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर भी लेक्चर पोस्ट किया जाएगा, उसके अंदर इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड स्टटरिंग की जगह एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवाएगी जिसका नाम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स रखा गया। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का नाम चेंज करके स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स रखा गया। स्टटरिंग का नाम चेंज करके चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर रखा गया। सोशल यूज़ ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जगह सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जो हैं वो लेके आए गए। पहले यूज़ किए जाने वाले ऑटिज़म, एस्पर्जर्स डिसऑर्डर्स, रेट डिसऑर्डर्स, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर्स, परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की जगह एक न्यू टर्म ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मुतारिफ करवाई गई। नया क्राइटेरिया 2 प्रिंसिपल सिम्टम्स को डिस्क्राइब करता है। नंबर 1 डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंट्रैक्शन, नंबर 2 रिस्ट्रिक्टिव एंड रेपिटेटिव बिहेवियर पैटर्न। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आई गई। इसके ऑनसेट का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया। पहले क्राइटेरिया के मुताबिक 7 साल की उम्र से पहले इंसान के अंदर ऐसे सिम्टम्स नज़र आएँ जो कि उसकी कारकर्दगी में इम्पेयरमेंट पैदा करते हैं। नए क्राइटेरिया के मुताबिक 12 साल की उम्र से पहले इंसान के अंदर सेवरल इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव सिम्टम्स पाए जाने चाहिए।
DSM-4 के डायग्नोसिस के मुताबिक रीडिंग डिसऑर्डर, मैथमेटिक डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर ऑफ रिटन एक्सप्रेशन एंड लर्निंग डिसऑर्डर्स को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स के साथ कंबाइन कर दिया गया। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। DSM-4 के मुताबिक बिजारी डिल्यूजन्स एंड फर्स्ट ट्रैक ऑडिटरी हेलुसिनेशन को रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा एक नई चीज़ जो लेके आएगी वो ये था कि क्राइटेरिया ए मस्ट लाजमी कर दिया गया, जिसके मुताबिक इंसान के अंदर इनमें से 3 सिम्टम्स का होना लाजमी है, यानी डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और एटलीस्ट वन ऑफ दीज कोर पॉजिटिव सिम्टम्स। DSM-5 के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करने के लिए डायमेंशनल अप्रोच का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले DSM-4 के अंदर सब टाइप्स यूज़ की जाती थी, जिसमें पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड, कैटाटोनिक, अनडिफरेंशिएटेड एंड रेजिडुअल टाइप्स इस्तेमाल की जाती थी, जो कि उनकी लिमिटेड डायग्नोस्टिक स्टेबिलिटी, लो रिलायबिलिटी एंड पुअर वैलिडिटी की वजह से ख़त्म कर दी गई हैं। अब हम बात करते हैं स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। एक प्राइमरी चेंज जो स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर किया गया था वो ये था कि ये लाजमी है कि क्राइटेरिया ए के मीट होने के बाद मेजर मूड एपिसोड इंसान के अंदर मेजॉरिटी ऑफ डिसऑर्डर टोटल ड्यूरेशन के दौरान प्रेजेंट हो। डिल्यूशनल डिसऑर्डर। DSM-4 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ए के अंदर लाजमी था कि जो इंसान के डिल्यूजन्स हैं वो नॉन बेजारे होने चाहिए, लेकिन अब जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसके अंदर अब ये रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म कर दी गई है। कैटाटोनिया इन DSM-5। कैटाटोनिया को अब हम लोग DSM-5 के अकॉर्डिंग एज अ स्पेसिफाइड यूज़ कर सकते हैं डिप्रेसिव, बाइपोलर और साइकोटिक डिसऑर्डर्स के लिए। बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। DSM-5 के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया ए जो है उसके अंदर मैनिक और हाइपोमैनिक एपिसोड्स के बारे में जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं वो ये है कि इंसान की एनर्जी लेवल, उसके एक्टिविटी लेवल और उसके मूड के अंदर जो है वो चेंज आना चाहिए। DSM-4 के अंदर मिक्स्ड एपिसोड के लिए एक लाजमी चीज़ थी कि इंसान जो है वो फुल क्राइटेरिया के ऊपर उतरे मेनिया और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, जिस चीज़ को DSM-5 में रिमूव कर दिया गया। इसकी जगह DSM-5 में एक न्यू स्पेसिफायर लेके आया गया है जिसे हम लोग कहते हैं विद मिक्स्ड फीचर्स, जो हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एपिसोड्स ऑफ मेनिया और हाइपरमेनिया या फिर डिप्रेसिव फीचर्स प्रेजेंट हो। DSM-5 के अंदर उन लोगों के लिए जिनके अंदर पास्ट में मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर रहा हो और अब हाइपोमेनिया के सिम्टम्स आ रहे हों लेकिन वो क्राइटेरिया पर फुलफ़िल ना कर रहे हों, तो उनके लिए एक नई कैटेगरी बनाएगी जिसे हम लोग अदर स्पेसिफाइड बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स कहते हैं। सेकंड कंडीशन जो रखी गई थी वो ये थी कि कुछ फ्यू सिम्टम्स ऑफ हाइपोमेनिया जो हैं वो इंसान के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए क्राइटेरिया को मीट करने के लिए फॉर फुल बाइपोलर 2 सिंड्रोम, नहीं तो ड्यूरेशन जो है वो 4 या 4 से ज़्यादा दिन होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। 18 साल से बड़े बच्चे जिनके अंदर इरिटेबिलिटी और एक्सट्रीम डीकंट्रोल पाया जाता है उनके लिए एक नया डायग्नोसिस लेके आया गया। इसके अलावा प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर्स को प्रमोट करके मेन बॉडी के अंदर लेके आया गया और डायस्थीमिया एंड क्रॉनिक MDD की जगह एक न्यू टर्म परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स लेके आई गई। बेरीवमेंट की जगह एक नई टर्म लेके आएगी जिसको साइकोसोशल स्ट्रेसेस कहा जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स, OCD और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को अब अलग कर दिया गया है, अलग कैटेगरीज में लेके आ गए हैं। सेपरेशन एंजाइटी एंड सेलेक्टिव म्यूटिज्म को एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर शामिल कर दिया गया है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करने के लिए अब लाजमी नहीं रहा कि 18 साल से बड़ी उम्र होनी चाहिए क्लाइंट की। पैनिक डिसऑर्डर एंड एगोराफोबिया को अनलिंक कर दिया गया है पैनिक अटैक से और इसको एज आ स्पेसिफाइड यूज़ किया जाता है ऑल DSM-5 डायग्नोसिस के अंदर। एक न्यू चैप्टर जिसका नाम ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर है DSM-5 के अंदर ऐड किया गया, जिसके अंदर डिफरेंट डिसऑर्डर्स बताए गए जैसे कि होर्डिंग डिसऑर्डर, एक्सकोरिएशन यानी स्किन पिकिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस्ड ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। इसके अलावा ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन लेके आए गए। इसके अलावा कुछ नए स्पेसिफायर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए जिसमें फेयर, पुअर और एब्सेंट के बारे में इंसाइट दी गई। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ट्रॉमेटिक इवेंट को क्वालिफाई करने के लिए अब देखा जाता है कि एक्सपीरियंस क्लाइंट ने डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है या वो उसका विटनेस है या उसने इनडायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है।
DSM-5 में 3 क्लस्टर्स की बजाय 4 क्लस्टर्स को जो है वो मेंशन किया गया है, यानी री एक्सपीरियंसिंग, अराउजल, अवॉइडेंस, परसिस्टेंट नेगेटिव ऑल्ट्रेशन इन कॉग्निशन एंड मूड। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव फटीग को अब स्पेसिफिक डायग्नोसिस की बजाय स्पेसिफायर्स ऑफ डिसोसिएटिव एमनीजिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की जगह एक नई टर्म सोमैटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स मुतारिफ करवाई गई। बहुत सारी सब कैटेगरीज को रिमूव कर दिया गया, जिनमें सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर्स, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, पेन डिसऑर्डर्स शामिल हैं। फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स includes many conditions found in DSM-4 chapter. Disorders usually first diagnosed during infancy, childhood or adolescence like पिका। एनोरेक्सिया नर्वोसा के डायग्नोसिस के लिए अब एमिनोरिया का क्राइटेरिया फुलफ़िल करना लाजमी नहीं है। इसके अलावा बुलिमिया नर्वोसा के अंदर भी कुछ चेंजेस की गई हैं। सेक्शुअल डिसफंक्शंस, फीमेल सेक्शुअल डिज़ायर एंड अराउजल डिसऑर्डर्स combined into one disorder, female sexual interest, arousal disorder. Substance related and addictive disorders, gambling disorder. 2 न्यू कंडीशंस मुतारिफ करवाई गई जिनमें कैनाबिस विड्रॉल एंड कैफीन विड्रॉल शामिल हैं। पहले जो है सब्सटेंस अब्यूज़ एंड डिपेंडेंस डिसऑर्डर्स कहा जाता था, लेकिन अब जो है ओनली सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स कहा जाता है इन्हें। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स, माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर एक न्यू कंडीशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसमें कवर करते हैं तमाम माइल्डर फॉर्म ऑफ मेमोरी इम्पेयरमेंट्स। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्राइटेरिया में कुछ भी चेंजेस नहीं की गई, लेकिन एक न्यू अप्रोच के साथ इन डिसऑर्डर्स को डायग्नोस किया जाता है। अब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि DSM-5 के ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया गया वो क्या थे। क्रिटिसिज्म के दौरान ये बात कही गई थी कि जो टेम्पर टेंट्रम्स होते हैं इनको अक्सर मूड डिसऑर्डर्स के अंदर शामिल कर दिया जाएगा, या जो नॉर्मल ग्रीफ होता है उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में शामिल कर दिया जाएगा, या आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बूढ़े लोग जो चीज़ें भूल जाते हैं उसको माइनर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में शामिल कर दिया जाएगा, या जो स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं लोग अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए उनको एडल्ट अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये कहा गया कि जो लोग 3 महीने के अंदर एक दिन में 12 दफ़ा खाते हैं उनको जो है वो अब साइकेट्रिक इलनेस कह दिया जाएगा और ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंदर शामिल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे जो डिफरेंट लोगों ने DSM-5 के ऊपर किए थे। इसी बात के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा है। काइंडली कमेंट यूट्यूब के अंदर कीजिएगा। इसके अलावा हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर से पहले फ़ेसबुक पे हमारे ऑफिशियल फ़ेसबुक पेज साइकोलॉजी स्टार पर इस आज के टॉपिक से रिलेटेड क्विज़ करेंगे। सो आप सब उसके अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा।